हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ फैक्टर्स की जो बेसिकली टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ठीक है, हमारे शरीर में टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आए थे और हम अब तक 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा पहला पॉइंट था वो था एज एंड फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, अर्थात उम्र और व्यक्ति की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो। ठीक है, हमें पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फिजिकल ग्रोथ भी बढ़ती है, तो उसमें रिक्वायरमेंट होती ही है एनर्जी की। ठीक है, और एज तो हमेशा बढ़ती रहेगी लेकिन फिजिकल ग्रोथ आपकी लाइफ टाइम तक उसी कंटिन्यूस एक ही पेस पर नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो दर होती है, रेट जो होती है फिजिकल ग्रोथ की, वो एक समय पर आकर के स्लो डाउन हो जाती है। ग्रोथ तो हो रही पर बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो क्या है, इससे भी एज से और फिजिकल ग्रोथ से भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट था फिजिकल एक्टिविटी। ये एक्चुअली हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, हम इनको ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं वापस। ठीक है, तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी जो था और इसके बाद में जो बाकी के हैं उनको हम डिटेल में बात करेंगे उनके लिए। अब देखिए फिजिकल एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट। सेडेंट्री है, मॉडरेट है या कोई भी पर्सन एक हैवी वर्कर है, ये उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना काम करता है, उसके अनुसार ही उसके शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कोई व्यक्ति सिर्फ बैठे बैठे का ही काम करता है ना, तो उसकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक पर्सन है जो वो हैवीली वर्क कर रहा है, कोई एथलीट है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ना। थर्ड आता है आपकी मस्क्यूलर एक्टिविटीज़। आपकी मसल्स जितनी एक्टिव होगी, आप जितना काम करेंगे, आपके हाथ पैरों से करवाएंगे, आपके मसल से करवाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी मसल्स जो है वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ इनवॉलेंट्री फंक्शंस बॉडी में चल रहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जहाँ पर आपकी बॉडी एक्चुअली दूसरी जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है उनको भी परफॉर्म कर रही है, तो आपकी मसल्स एक्टिव फॉर्म में, और मसल्स जब एक्टिव फॉर्म में होती है तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस जगह पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जो हमारा फैक्टर आता है फोर्थ फैक्टर, दैट इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, देखिए गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था। अब प्रेगनेंसी में भी हमें पता है कि फीमेल की खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है ही जो उसको फुलफ़िल करनी है, और साथ ही साथ में फीटस भी ऐड हो जाता है जिसकी बॉडी की ग्रोथ, उसका मेंटेनेंस हो रहा होता है, बॉडी की फॉर्मेशन हो रहा होता है। कुल मिला के फीटस डेवलपमेंट के लिए उसको रिक्वायर्ड होता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए, प्लस उसकी बॉडी को रिकवर होने के लिए भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिसेंटली बेबी डिलीवर होता है इसलिए। ठीक है, तो देखिए बढ़ गई ना यहाँ पर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आता है क्लाइमेट। अब हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की कंडीशन होती है तो हमें भूख नहीं लगती है तो हमारी क्या होती है, वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में आप थकान के वजह से, गर्मी की वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती, हम काम नहीं कर पाते। इसी की अगर आप बात करो ऑपोजिट विंटर सीज़न की, तो बहुत ठंड होती है, तो उस टाइम पर क्या होती है, हमारा शरीर बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करती है, अपनी बॉडी के अंतर्गत हीट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, साथ ही साथ बॉडी को चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट,
तो वो कहाँ से मिलेगी? आप जितना ज़्यादा फूड कंज्यूम करोगे आपके शरीर में उतनी हीट होगी, उतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपके शरीर को गर्म रखने का काम करेगी। ठीक है, तो क्या है, क्लाइमेट जो होता है उससे भी फ़र्क पड़ता है व्यक्ति की एनर्जी रिक्वायरमेंट में, है ना। विंटर सीज़न आएगा तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कंज्यूम करेंगे, हम गरम गरम खाना ही कंज्यूम करेंगे, गर्माहट देने वाली जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो समर सीज़न होता है इसमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट ठंडक देने वाली चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट का। अब हमारी अगर बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, है ना, हमको बेचैनी होने लगती है। तो व्यक्ति क्या करता है कि ठंडक वाली चीज़ें खाता है ताकि उसके शरीर के अंतर्गत ठंडक रहे। अगला फैक्टर था वो है फिज़िकल हेल्थ। देखिए, कोई पर्सन फिज़िकली जितना फिट है ना उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है। ये तो हमने बेसिकली बात करी। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी हेल्दी कंडीशन में भी कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कंज्यूम करते हैं तो कुछ लोग कम मात्रा में भी लेते हैं, है ना। अच्छा, फिज़िकल हेल्थ में हम बेसिकली फिज़िकल एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करी थी। इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शंस है, अगर आपकी बॉडी में फीवर है, कोई भी फ्लू है, तो आपने देखते हैं ना उस टाइम पर हमारी जो हंगर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक्चुअली हंगर तो क्या बढ़ती है, उस टाइम पे बीएमआर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जब बीएमआर बढ़ जाती है तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये अलग बात है कि व्यक्ति अपने टेस्ट की वजह से, ठीक है, या फिर उसका मुंह ख़राब होने की वजह से या टंग गंदी होने की वजह से पर्सन कंज्यूम नहीं कर पाता है ज़्यादा मात्रा में फूड, लेकिन उस टाइम पर उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको ज़्यादा मात्रा में खाना लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फिज़िकल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज़ की कंडीशन है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे लूज़ मोशन डायरिया की कंडीशन है ना। इन कंडीशंस के अंतर्गत क्या है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना लूज़ मोशन होता है तो कहाँ व्यक्ति इतना कंज्यूम कर पाता है। एक्चुअली कई लोग लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट पे आ जाते हैं, इतना नरम खाना खाते हैं कि वो आसानी से पच जाए शरीर में। ठीक है, उनके शरीर को या उनके पेट को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे शरीर से कम काम करवाना हम चाहते हैं, तो हम लेसर कैलोरी वाला जो फूड है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, शरीर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े और शरीर अपनी रिकवरी कर ले। डायबिटीज़ की कंडीशन होती है उसमें भी सेम चीज़ होती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पाती हमारी बॉडी, तो हम कम मात्रा में ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, अब जो हम अगला फैक्टर पढ़ेंगे यहाँ से हम फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है फैक्टर, वो है जेंडर डिफरेंस, मीन्स लिंग भेद। अब देखिए, जेंडर अलग अलग होने से भी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब देखिए, चाइल्डहुड तक तो मेल फीमेल सेम होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी सेम होती है, एक्टिविटीज़ भी सेम चलती जाती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड से एडोलेसेंट स्टेज में जब मूव करता है, चाइल्डहुड से एडोलेसेंट स्टेज में जब बच्चा मूव करता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, सडनली इनकी बॉडी के अंदर हमको चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस क्या करते हैं कि अब यहाँ पर जेंडर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जो विजिबली हमको दिखने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जेंडर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, देखिए, जो जेंडर में हम बात करें मेल फीमेल की, तो फीमेल्स के मुकाबले या कंपैरिजन में मेल मेंबर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनका बॉडी टाइप ही ऐसा होता है। ठीक है, बॉडी साइज़ शेप भी अलग होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बजाय कि फीमेल्स के। ठीक है, अच्छा, इसमें बॉडी टाइप जो होता है ना वो बेसिकली क्या है, देखिए किससे डिपेंड करता है। जो मेल्स होते हैं इनकी बॉडी मस्क्यूलाइन बॉडी होती है,
ठीक है। मसल्स ही ज़्यादा होती है इनकी बॉडी के अंतर्गत, इस वजह से इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फीमेल्स की फेमिनाइन बॉडी होती है और फीमेल बॉडी के अंदर अधिकतर एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ को हम फैट टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये फैट टिश्यूज़ फीमेल बॉडी में ज़्यादा होते हैं, मेल बॉडी में कम होते हैं, और फीमेल बॉडी में मस्कुलाइन टिश्यूज़ कम होते हैं बजाय कि एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तभी फीमेल्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है इन कंपेयर टू द मेल पर्सन, ठीक है। उनकी स्किन थोड़ी सी रफ और हार्ड भी लगती है हमको, है ना, क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यूज़ कम होते हैं। तो आपने देखा होगा फीमेल्स का बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है बजाय कि मेल मेंबर के, है ना। तो इसका रीज़न भी क्या है, एडिपोज टिश्यूज़ ही है, ठीक है। अब देखिए जो फीमेल्स होती है बेसिकली, एक तो ये इनका बॉडी के अंतर्गत ये चेंज हो गया। अब अगर हम इनकी बात करें एक्टिविटीज़ की, ठीक है, तो एक्टिविटीज़ में आप देखते हैं कि जो मेल है वो बेसिकली आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे गेम्स खेलना, ठीक है, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, एक्सरसाइजेस करना, गेम्स खेलना, ठीक है, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, ऐसे स्ट्रेनियस गेम्स भी वो खेलते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी से क्या है, एनर्जी का जो लॉस है ना वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। इसी जगह पे अगर आप फीमेल्स की बॉडी के फीमेल्स को आप देखोगे, ठीक है, तो वो क्या करती है, अधिकतर जैसे कि लाइट एक्सरसाइजेज होती है, घर के छोटे मोटे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, मार्केट का काम है, पढ़ने लिखने का काम है, तो मीन्स फीमेल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत नहीं काम करती जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। हाँ, एक्चुअली फीमेल्स का जो बर्डन होता है, काम होता है, वो मेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके हिसाब से जो इस टाइप के हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं जिनकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी से एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली मेल के कम होती है, ठीक है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा वज़न उठाना करना, ऐसी जो एक्सरसाइजेज होती है भी बहुत कम करती है, लेकिन मेल मेंबर वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं उनकी बात अलग होती है, उसमें फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा वेट भी उठाती है, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज भी करती है। तो देखना उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऐसी नॉर्मल वीमेन से अलग होती है, ज़्यादा होती है, और मेल के बराबर ही वो लोग उस डाइट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। लाइट एक्टिविटीज़ तो कम एनर्जी लॉस, स्ट्रेनियस जो आपकी एक्सरसाइजेज होती है या एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सीधा अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, देखिए मेल का जो बॉडी का साइज़ और शेप होता है वो भी बड़ा होता है, जॉइंट होता है, बजाय कि फीमेल बॉडी के, है ना। तो इस वजह से क्या, फीमेल की जो बॉडी होती है वो मेल की कंपैरेटिवली छोटी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी बॉडी एरिया साइज़ के अकॉर्डिंग भी इनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बजाय कि मेल को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ SDA। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, ठीक है, अर्थात विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया, ठीक है। हम स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट में आपको वो भी मिलेगा। अब देखिए हम जो फूड को कंज्यूम करते हैं ना, ये नया फैक्टर है। हम जो फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमको क्या होती है, फूड से एनर्जी मिलती है। किस प्रोसेस से, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है, जिससे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं, टास्क होते हैं, हम उनको फंक्शंस को, टास्क को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको हमारे काम को करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने फूड डाइजेस्ट हुआ, उससे एनर्जी मिली, एनर्जी से टास्क और आपने फंक्शंस परफॉर्म किया। अब आप परफॉर्म कर रहे हो ना, ये तो आपका नॉर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि SDA एक्चुअली क्या है। अब देखिए आप जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, और उससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसमें जो डाइजेशन प्रोसेस में भी आपकी कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि कुछ मात्रा में जो आपका जो फूड होता है,
देखिए जो भी आप फूड खाते हैं ना 100% डाइजेस्ट होगा ऐसा नहीं है, उसका कुछ अमाउंट जो होता है वो एज इट इज़ ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है कुछ कंडीशंस में, कई बार ये चीज़ होती है इसलिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके फूड से जब आपको एनर्जी मिलती है ना, तो उस डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब मिलती है तो उस डाइजेशन में भी आपकी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो यही आपकी एक्चुअली SDA कहलाती है। अब देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज़ आपको किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से आपको मिल रही थी 1000 किलो कैलोरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि उसमें से 200 किलो कैलोरी जो थी वो आपकी किस में डाइजेशन में खर्च हो गई, तो अब आपको एक्चुअली क्या मिली 800 किलो कैलोरी एनर्जी तो आपको प्राप्त हुई है। समझ में आया ना आपको। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर किसी पर्सन की मंथली इनकम जो है ना ये है अगर 15,000 रुपीज़, ठीक है, तो क्या है कि उसकी मंथली इनकम तो कहने को 15,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या है 2,000 रुपीज़ जो है वो इनकम टैक्स का उसका कट जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका इनकम टैक्स का कुछ पैसा कट जाता है तो एक्चुअल में उसके हाथ में कितने रुपए आते हैं 13,000 रुपये आते हैं। आया आपको समझ में। मीन्स आप देख रहे हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी कट रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कट रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमको क्या है पूर्ण रूप से जितना हमने सोचा था या उस भोजन में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए तो उतनी यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रही है, जितनी आपने सैलरी सोची थी उतनी आपको प्राप्त नहीं हो रही है। इज़ इट क्लियर। तो अब देखिए क्या होता है कि इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट हम लेते हैं, प्रोटीन हम लेते हैं, है ना डाइट में, तो अगर हम बात करें कि इनका 100 ग्राम अगर कंज्यूम करते हैं हम, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट ऑफ एनर्जी, कितना प्रतिशत भाग जो है उसका वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए कार्बोज जो है उसको अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हो ना तो उसका 98% पार्ट ही डाइजेस्ट होता है आपके शरीर के अंतर्गत, बाकी 2% का लॉस हो जाता है। अब वो चाहे इनडाइजेस्टेड फॉर्म में भी हो सकता है और ये ऊर्जा आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी काम आ जाती है, ठीक है। तो 2% नहीं मिलता है आपको टोटली, उसका 100 ग्राम का केवल 98% ही आपको मिलता है आपके शरीर को, ठीक है। अब अगर आप बात करो 100 ग्राम्स ऑफ फैट की, तो जो फैट है ना ये भी आपके शरीर में किस तरीके से होता है कि इसका भी कुछ भाग डाइजेस्ट नहीं होता, मीन्स 95% होता है फैट का, वो आपका डाइजेशन के बाद मिलेगा, 5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। डाइजेशन अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंतर्गत इसका लॉस हो जाएगा। प्रोटीन्स जो होते हैं इसका 92% ही आपको डाइजेशन के बाद में मिलता है, बाकी इसका 8% तक का जो भाग होता है उसका भी लॉस हो जाता है। तो आपने देखा कि आपको फैट का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, इसका प्रोटीन का सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना, उसके बाद में फैट का, और सबसे कम होता है कार्बोज का, ठीक है। तो इतने लॉसेस देखे ही जाते हैं। तो ये जो कुछ अमाउंट जो आपका एनर्जी के लिए खर्च हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, यही आपका SDA कहलाता है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये टैक्स के रूप में आपका कट रहा है ना, इसलिए इसको और नए नए नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं कैलोरी जेनिक इफेक्ट ऑफ फूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड के नाम से भी जाना जाता है, थर्मिक एक्शन ऑफ फूड के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन के नाम से भी, या स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट फैक्टर आता है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिज्म मीन्स आधारीय चयापचय, ठीक है। अब देखिए जब कोई भी पर्सन है, देखिए अभी हम वर्किंग स्टेट में है ना, तो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ भी चल रही है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ भी चल रही है, लेकिन बेसल मेटाबॉलिज्म एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होता है। देखो जब भी कोई व्यक्ति कंप्लीट मेंटल एंड
फिजिकल रेस्टिंग या फिजिकल रेस्ट या फिजिकल रेस्टिंग स्टेट में होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से विश्राम की स्थिति में जब होता है ना, तो उस टाइम पर क्या हो रहा होता है, देखो जब हम वर्किंग स्टेट में है ना, ठीक है, तो हम मेंटली भी काम कर रहे हैं, फिजिकली भी काम कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ और इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ दोनों चल रही होती है। वॉलेंट्री जिनको आप ऐच्छिक क्रियाएं कहते हो, जो आप आपकी इच्छा से करते हो। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे खाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना। आप चाहो तो करो, आप चाहो तो रुक सकते हो। लेकिन वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, पाचन प्रक्रिया, इनको आप नहीं रोक सकते हो, है ना। तो ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएँ कहलाती है। तो जब व्यक्ति वर्किंग स्टेट में है ना, तो ये सब चल रही है। लेकिन जब व्यक्ति कंप्लीट मेंटल और फिजिकल रेस्टिंग स्टेट में होता है ना, तो उस टाइम पर उसकी बॉडी के अंतर्गत जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको परफॉर्म होने के लिए, जैसे हृदय का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन, फूड का डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, मतलब सांस लेना छोड़ना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है। अब आपको सांस लेने के लिए जगना नहीं पड़ेगा। अगर आपको नींद भी आ रही है ना, तो नींदों में भी आप सांस लेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी एकदम एक्टिव होती है ना, तो इन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको आप बेसिकली कहते हो बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको कहा जाता है। इसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। आधारी चयापचय दर इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसे हम बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इससे भी हमारा जो ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो अफेक्ट होती है, ठीक है। क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वाले जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं, ये कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं, इसलिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी उन सभी फैक्टर्स की जो कि हमारे टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।